यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। कौन सी चीज़ है जो हमें इंग्लिश को समझने में सबसे ज़्यादा रोकती है, या जिनकी वजह कर हम लोग इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। आप प्लीज़ शुरू से एंड तक इस पूरी वीडियो को वॉच करें। इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो आपको बता दूं, इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपका नंबर 1 इडियम्स और नंबर 2 प्रीपोजिशन। नंबर 1 इडियम्स और नंबर 2 प्रीपोजिशन। ये दो चीजें जो हैं वो आपको इंग्लिश समझने नहीं देती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इडियम्स जो आपके हैं इंग्लिश में जो आते हैं वो देखने में तो कॉमन वर्ड की तरह होते हैं, और आप उनको कॉमन वर्ड की तरह लेते भी हैं, और कॉमन वर्ड समझकर कॉमन वर्ड के मीनिंग की तरह आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन वर्ड का जो मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी बताती है, वही मीनिंग आप वहां पर सेट करते हैं और उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जिस वजह कर आप नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इडियम होता क्या है, सबसे पहले इसे आप समझ लें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a different meaning other than the meaning of the words came in that group is called idiom. इडियम क्या है? तो कुछ शब्दों का समूह है, कुछ शब्दों का ग्रुप है, जिसका मीनिंग उस ग्रुप में आए हुए वर्ड से हट कर होता है, उसे कहते हैं इडियम। तो जाहिर सी बात है, जब उस ग्रुप में आए हुए वर्ड के मीनिंग से उस ग्रुप का मीनिंग हट कर है, तो आपको बात समझ में कहां से आएगी? तो जाहिर सी बात है, आपको इडियम सीखने होंगे, आपको इडियम याद करने होंगे, ताकि आप आसानी से इंग्लिश से मीनिंग निकाल सकें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये रुकावट बनता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिया, ऑल टोल्ड वी वर 20। ऑल टोल्ड वी वर 20। अब यहां पर ये सेंटेंस है, आपको इस सेंटेंस को समझना है, तो आप इसे समझने की कोशिश इस तरह करेंगे। आप मीनिंग निकालेंगे, ऑल का मीनिंग सब, टोल्ड का मीनिंग कहा, अगर बहुत हुआ तो आप ये निकालेंगे, सब ने कहा, क्योंकि टोल्ड जो है टेल का V2 है। तो आपने क्या किया, इसको अलग वर्ड लिया, इसको अलग वर्ड लिया, और नॉर्मल वर्ड समझकर इसके मीनिंग को निकालने की आपने कोशिश की। तो आपने मीनिंग क्या निकाला? आपने मीनिंग निकाला, ऑल टोल्ड सब ने कहा, वी वर 20 हम लोग 20 लोग थे। और कुछ लोग इस तरह का मीनिंग, इस तरह का सेंस निकालकर अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, मैंने सही मीनिंग निकाल लिया, जबकि वो रॉन्ग है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ऑल टोल्ड अलग अलग वर्ड है, लेकिन जिनकी मुलाकात इस इडियम से हो चुकी है, जो इस इडियम को पहले से जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सबने कहा नहीं है, बल्कि ये ऑल टोल्ड जो है आपका, ये ऑल टोल्ड जो है ये आपका एक इडियम है, और इसका मीनिंग होता है कुल मिलाकर। देखा ना आपने, इसका मीनिंग कैसा निकला? इसमें आए हुए वर्ड के मीनिंग से हट कर निकला, कुल मिलाकर। अब इसका सेंस ये हुआ, कुल मिलाकर हम लोग 20 लोग थे। कुल मिलाकर हम लोग 20 लोग थे। अगर आप
मान लिया सेंटेंस इस तरह से है, ऑल टोल्ड आई हैव ₹5,000। अगर मान लिया अभी इस इडियम का मीनिंग मैं आपको नहीं बताता तो आप क्या निकालते, इसका मीनिंग ये निकालते, सबने कहा आई हैव ₹5,000, मेरे पास 5,000 रुपए हैं। सबने कहा मेरे पास 5,000 रुपए हैं, जबकि इसका जो मीनिंग है वो क्या है, कुल मिलाकर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग आएगा कुल मिलाकर मेरे पास 5,000 रुपए हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है he is a dark horse, he is a dark horse। अब ये सेंटेंस लिखा है कहीं पर और इसका मीनिंग, इसका सेंस निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या निकालेंगे, ही मीन्स वह। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है बच्चों के अंदर कि वो कहते हैं कि सर सेंटेंस के सारे वर्ड का मीनिंग तो आता है लेकिन सेंटेंस का सेंस नहीं निकाल पाते हैं, मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। वजह उसकी ये है कि उनके पास इडियम की जानकारी नहीं होती है। तो इसका मीनिंग जब निकालेंगे तो ही का मीनिंग वह, इसका मीनिंग है, आ मीन्स एक, डार्क का मीनिंग आप क्या निकालेंगे, गहरा, और हॉर्स का मीनिंग घोड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज अ डार्क हॉर्स। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे यहां से ही हटा देते, किसी आदमी का नाम डाल देते। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हमने डाल दिया अनवर। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, अनवर एक गहरा घोड़ा है। क्यों आप ऐसा मीनिंग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डार्क को एक अलग वर्ड के रूप में और हॉर्स को एक अलग रूप में वर्ड के रूप में आप ले रहे हैं, इसलिए आप इसका मीनिंग इस तरह निकाल रहे हैं कि अनवर एक गहरा घोड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। डार्क हॉर्स जो है आपका, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग इसमें आए हुए वर्ड के मीनिंग से हटकर होता है। तो इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम यानी अनवर इज अ डार्क हॉर्स, अनवर एक छुपा रुस्तम है। कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया किसी ने कहा कि डोंट टेक मी, डोंट टेक मी। मान लिया किसी ने कहा कि या कहीं पर लिखा हुआ है डोंट टेक मी एज ए स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई, डोंट टेक मी एज ए स्मॉल फ्राई। अब आप इसका सेंस निकालने की कोशिश जब कर रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, देख लीजिए। डोंट टेक मी, मुझे मत लो या मुझे मत समझो, एज के रूप में, किस रूप में, तो स्मॉल फ्राई, छोटा भूना, छोटा फ्राई के रूप में। क्या ये सही है? आप परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर यहां पर क्या लिखा है, इसका सेंस क्या होगा। परेशान ना हो, बल्कि आप ये समझें कि आपका इडियम स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका इडियम स्ट्रॉन्ग होता तो आप इसका सेंस इजीली निकाल लेते। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड को, इन सब के साथ इन दोनों वर्ड को भी क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मली ले रहे हैं, कॉमन वर्ड समझ के ले रहे हैं, जबकि इडियम काफी खतरनाक होता है। देखने में कॉमन लगता है, कॉमन वर्ड की तरह, आम वर्ड की तरह लगता है, सभी वर्ड की तरह लगता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कि कहीं पर क्या है, एक फेयर लगा है, ठीक है, और वहां क्या है, मंडे के दिन, ठीक है, पुलिस को डिप्लॉय किया गया, पुलिस को तैनात किया गया, क्या है, एक सिविल ड्रेस में, इसमें सिविल ड्रेस में, और फिर क्या है, ट्यूसडे के दिन डिप्लॉय किया गया यूनिफॉर्म में। ठीक है, अब यहां देखें, मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, 2 दिन क्या है, पुलिस को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया किसी फेयर की जगह पर, मेले की जगह पर। तो अब बताएं कौन सा दिन जो है वो ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करेगी, जाहिर सी बात है, कौन से दिन, तो मंडे के दिन। क्यों, क्योंकि पुलिस वाले वहां कौन से ड्रेस में है, सिविल ड्रेस में। लोग जो है उनको जो है किस रूप में ले रहे हैं, आम लोग की तरह ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग है, उनका जो अटायर है, उनका जो पोशाक है, वो क्या है, नॉर्मल कॉमन लोगों की तरह है, इसलिए लोग उनको कॉमन आदमी समझ रहा है और बेखौफ है, कुछ भी कर रहा है वहां पर। तो ऐसी सूरत में क्या है, इस ड्रेस में ज्यादा खतरनाक होंगे पुलिस वाले, जबकि इसमें क्या है, सब जानता है, सब पहचानता है, हाँ ये पुलिस वाले हैं, उनसे क्या है, डर के रहता है, खौफजदा रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, बेखौफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, ये जो आपका इडियम होता है, आम वर्ड की तरह
देखने में लगता है, लेकिन वो आम वर्ड नहीं होता है, बल्कि वो अपने आप में ईडियम होता है छुपा हुआ। तो यहाँ पर स्मॉल का मीनिंग अगर देखेंगे तो छोटा, ठीक है, और फ्राई मतलब भूनना, ठीक है। अभी आपको बताएगा ईडियम होता क्या है। तो ईडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग उस ग्रुप में आए हुए वर्ड के मीनिंग से हट कर होता है, अलग होता है। तो इन दोनों से हट के तीसरा मीनिंग निकल रहा है क्या, तो साधारण आदमी, साधारण आदमी। तब अब इसका सही सेंस निकला ये कि डोंट टेक मी, मान लिया किसी ने आपको कहा डोंट टेक मी एज ए स्मॉल फ्राई, मुझे साधारण आदमी मत समझो। इससे पहले आप क्या मीनिंग निकालते, मुझे क्या है छोटा भुना मत समझो, है नहीं। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया किसी ने कहा, मान लिया आप किसी को कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, किसी को वादा करना चाह रहे हैं, तो वो आदमी आपसे कह रहा है इस तरह की बात कि डू कमिटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, डू कमिटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, है नहीं। डू कमिटमेंट करो, वादा करो, इन ब्लैक एंड व्हाइट, काले और उजले में। आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपका ईडियम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड और व्हाइट, ये तीनों वर्ड को अलग अलग ले रहे हैं कॉमन वर्ड की तरह। इसका मीनिंग क्या है, काला, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, सफेद, ठीक है। तो आप इन तीनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग ले रहे हैं कॉमन वर्ड की तरह। जबकि अभी आपको बताया गया ईडियम होता क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग उसमें आए हुए वर्ड से अलग होता है, हटकर होता है, उसे ईडियम कहते हैं। तो यहां पर क्या है, इन तीनों वर्ड का मिलाकर जो मीनिंग आएगा अलग से, इन तीनों से हट करके वो आएगा क्या, तो लिखित, यानी इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग होता है लिखित। मतलब वो कह रहा है आपसे कि डू कमिटमेंट करो इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट में नंबर 1 आपका क्या है, तो ईडियम है। तो आपको चाहिए कि आप अपने ईडियम को स्ट्रॉन्ग करें, जहां कहीं से भी हो आप ईडियम को लेकर के और उसे समझने और याद करने की कोशिश करें, ताकि आप इंग्लिश को आसानी से समझ सकें। वरना आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कॉमन वर्ड है, लेकिन वो कॉमन वर्ड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, ईडियम होगा, है नहीं। आप कॉमन वर्ड की तरह उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, उलझन पैदा होगी, बात समझ में आएगी नहीं। तो आपको चाहिए कि आप ईडियम को स्ट्रॉन्ग करें। नंबर 2 जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंग्लिश को समझने में, वो है प्रीपोजिशन। नंबर 2 जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नंबर 1 पे आपका था ईडियम, और नंबर 2 क्या है, प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन एक्चुअली कहते किसको है, ये देख लें। प्रीपोजिशन जो बना है वो प्री प्लस पोजिशन से बना है। प्री प्लस पोजिशन क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर और उस सेंटेंस के किसी दूसरे क्लाउज से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध कायम कर देता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम या आई डोंट नो अबाउट हिम, दोनों आ सकता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये हिम जो है आपका एक प्रोनाउन है। अभी बताएगा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वो उस सेंटेंस के दूसरे क्लाउज से जोड़ देता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। प्री पहले, इसी पोजीशन कहां होती है, पहले होती है। किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। तो इसने क्या किया, ये जो वर्ड है OFO, उसने क्या किया, इस प्रोनाउन का ताल्लुक इस क्लाउज से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। किसने किया, तो आपने किया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। और क्या है, प्रीपोजिशन। इसी तरह से जैसे माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। अब यहां देखें, ये द टेबल क्या है, एक नाउन है जिसको प्रॉपर बनाया गया द लगा करके।
नाउन है। अब इस नाउन के पहले एक वर्ड आया है ऑन, नाउन के पहले एक वर्ड आया है और ये वर्ड क्या कर रहा है, तो इस नाउन का संबंध इससे जोड़ रहा है। इसका इस नाउन का ताल्लुक किससे जोड़ दिया, इस क्लास से जोड़ दिया। इसलिए इस वर्ड को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो मेरे ख्याल से प्रीपोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और आने के बाद उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस सेंटेंस में आए हुए दूसरे क्लास से जोड़ देता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन भी मीनिंग निकालने में बहुत रुकावट डालता है। कैसे, वो देख लें कुछ एग्जांपल लेकर। नंबर 2 प्रीपोजिशन है जो मीनिंग निकालने में आप प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रुकावट डालता है। कैसे, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा है कि देयर इज a watch या there is a belt about his waist। अब यहां देखें there is a belt, यहां तक बात आपको समझ में आ जाएगी। there is a belt एक बेल्ट है। अब आगे लिखा है about his waist, उसके कमर के। अब यहां पर आपको परेशानी हो रही है, क्या मीनिंग निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि about का मीनिंग क्या होता है, के बारे में, या बहुत आप अगर लगा सकेंगे तो ये लगाएंगे लगभग, मीनिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लगभग, है नहीं, बहुत निकालेंगे तो करीब करीब। ये सारी मीनिंग आपको पता है पहले से। आप क्या करेंगे, इन तीनों मीनिंग में से किसी एक मीनिंग को यहां पर सेट करके और इस सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करेंगे और आप नाकाम रहेंगे। क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि एक प्रीपोजिशन का एक या दो या तीन ही मीनिंग नहीं होता, एक प्रीपोजिशन के कई सारे मीनिंग होते हैं और आपको और जनरली लोगों को एक या दो मीनिंग पता होता है और वही मीनिंग वो क्या करते हैं, वहां पर सेट करके और उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जिस वजह कर वो उससे मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो यहां पर क्या है, आपको अबाउट का ये मीनिंग तो मालूम है, के बारे में, लगभग या करीब करीब। कोई भी यहां पर सेट करेंगे तो सेंस आपको समझ में नहीं आएगा। अबाउट का और भी मीनिंग होता है, जिसमें से एक और मीनिंग क्या है, चारों तरफ। चारों तरफ। देयर इज अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, उसके कमर के चारों तरफ बेल्ट है। तो बोलने में क्या आएगा, बोलने में आएगा कि उसके कमर में बेल्ट है। यहां पर आमतौर पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इन डाल देते हैं, देयर इज अ बेल्ट इन हिज वेस्ट। इन यहां पर नहीं आएगा क्योंकि इनका सेंस चारों तरफ का नहीं होता है, इनका सेंस होता है अंदर का। तो कमर के अंदर बेल्ट नहीं होता है बल्कि कमर के चारों तरफ होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, अबाउट, इन नहीं आएगा। इसी तरह से मान लिया कहना है कि मेरे हाथ में घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है, तो आई हैव अ वॉच। लोग क्या करते हैं, यहां पर इन लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्या होगा, अबाउट माई हैंड। आई हैव अ वॉच अबाउट माई हैंड, ये करेक्ट है। आई हैव अ वॉच इन माई हैंड नहीं होगा, क्योंकि वॉच जो होता है वो इस हैंड के चारों तरफ होता है, अंदर नहीं होता, इसलिए यहां पर इन नहीं आएगा। क्या आएगा, अबाउट आएगा। लोग कहेंगे कि देयर इज अ वॉच अबाउट इन माई हैंड, ऐसा करके दिखाएंगे कि देखो देयर इज अ वॉच इन माई हैंड, अंदर ऐसा करके बताएं देयर इज अ वॉच इन माई हैंड, ये रॉन्ग है। सेंस जो किसी सेंटेंस का होता है वो क्या है कि कॉमन जो बात होती है, कोई भी कॉमन फैशन होता है, उस पर सेंस निकाला जाता है। तो घड़ी जो है, घड़ी का कॉमन फैशन क्या है कि घड़ी हमेशा क्या होती है, हाथ के चारों तरफ होती है, ये कॉमन फैशन है। तो सेंस आपका कॉमन फैशन के आधार पर निकाला जाता है और कंपटीशन वगैरह में जो इस तरीके से पूछी जाती है वो कॉमन फैशन पे पूछी जाती है, स्पेसिफिक पे नहीं। अब कोई स्पेशली क्या घड़ी निकाल के हाथ में ऐसे रख ले, आप बोले कि आई हैव अ वॉच इन माई हैंड, तो उसका क्या है, स्पेसिफिक मैटर है, कॉमन फैशन नहीं है। तो कॉमन फैशन की बुनियाद पर अबाउट लगेगा, न कि इन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है, मान लिया कहीं पे लिखा है
कि डोंट कम आफ्टर मी। अब मान लीजिए ये लिखा है डोंट कम आफ्टर मी, तो आफ्टर का मीनिंग आपको क्या पता है? बाद में। तो आप क्या करेंगे? मेरे बाद मत आओ, मेरे बाद मत आओ, मेरे बाद मत आओ, ऐसा सेंस निकालेंगे। जबकि आफ्टर का और भी मीनिंग होता है, जैसे पीछे पीछे, डोंट कम आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे मत आओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ, ये सेंस आता है। अगर कहीं पे सेंस लिखा है कि सेव मनी अगेंस्ट योर ब्रदर्स करियर, यानी सेव मनी अगेंस्ट योर ब्रदर्स करियर। तो यहां पर सेंस क्या निकालेंगे आप कि पैसे बचाओ। अब अगेंस्ट आया, अगेंस्ट का मीनिंग आपको पहले से क्या पता है? के विरुद्ध, के खिलाफ। आमतौर पे लोगों को ये मीनिंग मालूम होता है और इसकी जो मीनिंग्स हैं उससे वो नावाकिफ होते हैं, अननोन होते हैं, जिस वजह कर क्या है वो सेंस नहीं निकाल पाते। यहां पर आप क्या सेट करेंगे? सेव मनी, पैसे बचाओ, अगेंस्ट योर ब्रदर्स करियर, अपने भाई के करियर के खिलाफ। बात आपको समझ में आएगी नहीं क्या बताना चाह रहा है? क्यों? क्योंकि आपको अगेंस्ट का एक ही मीनिंग मालूम है, अगला मीनिंग नहीं मालूम है। तो अगला मीनिंग होता है इसका, और भी बहुत सारे मीनिंग है, जिसमें एक और मीनिंग होता है के लिए, यानी सेव मनी अगेंस्ट योर ब्रदर्स करियर, अपने भाई के करियर के लिए पैसे बचाओ। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि इंग्लिश को समझने में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है। पहला ईडियम, दूसरा प्रीपोजिशन। तो आप क्या करें? अपने ईडियम और प्रीपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।